देखिए, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहाँ समानता की बात नहीं आई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मैंने इस बात को इसलिए कोट किया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, समानता की बात नहीं कही गई है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक इतना को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों के प्रति, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए बात कही है कि हमें न्याय चाहिए, और बाकी चीज़ों के लिए उन्हें स्वतंत्रता मांगी है, और अवसर की समानता और गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही है। तो ये जो सारा का सारा हमारा डिस्कोर्स या विमर्श केंद्रित है, वो संविधान में समानता के संस्कृति के संबंध में इसी पर है कि हमें ना तो अवसर की समानता मिल पा रही है। अगर आप देखें तो अवसर की समानता, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक परिवेश का क्षेत्र हो, हमें अवसर की समानता कहीं नहीं मिल रही है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, कहीं भी हमें अवसर की समानता नहीं मिल रही है। और अगर अवसर की समानता नहीं मिल रही है तो निश्चित तौर पर हमें प्रतिष्ठा भी नहीं मिल रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों को ये बात क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी कि ये संविधान और समानता की संस्कृति का क्यों यहाँ पर समावेश किया गया, क्यों इसके पीछे ये बात उठाई गई कि ताकि हम अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकें। एक और शब्द जोड़ा गया है इसमें, संस्कृत। संस्कृत शब्द इसलिए लिया गया है कि संस्कृत में बहुत हमारे वक्ताओं ने बोल लिया है, समय तो मेरे पास बहुत कम रह गया है बोलने के लिए। संविधान में जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात कही गई है, फंडामेंटल राइट में 14 से 28 तक, आर्टिकल 14 टू 18, ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। और राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात नहीं करता। मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष या कानून की निगाहों में किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, उसकी बात कही गई है। और आगे भी अगर उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इतने आ गए हैं कि इक्वलिटी को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। इक्वलिटी अमंग इक्वल्स की बात करते हैं वो, नॉट इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स। तो मैं वही कह रहा था कि चर्चा अगर करने लगेंगे तो काफ़ी देर होगी, काफ़ी विलंब होगा, इसलिए मैं उस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात जो मुख्य है, जिस पर मुझे चर्चा करनी है, वो ये है कि बाबा साहब ने एक बात लेके चली थी कि हमें वन वोट वन वैल्यू की कीमत को आंकना है, और उसी पर संविधान को बेस किया था। और वन वोट वन वैल्यू की कीमत को अगर हम समझ करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं संविधान के अंतर्गत, और हम अपनी अवसर की समानता भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि रमेश चंद्र साहब ने कहा था कि असमानता को तो हम समानता को तो हम प्राप्त नहीं कर सकते जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, लेकिन हम एक प्रेशर गुड क्रिएट करके उस समानता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो वन वैल्यू वन वोट का सिद्धांत है, वो बिना किसी क्रांति के, बिना किसी आंदोलन के, खूनी आंदोलन के, मेरा मतलब, हम इस
चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज वन वैल्यू वन वोट दरकिनार कर दिया गया है। जैसा कि चमड़िया साहब ने कहा था कि हमें आंतरिक संघर्षों में उलझाया जाता है ताकि हम उस वन वैल्यू वन वोट को समझ न पाएं और आंतरिक रूप से उलझते रहें। साथियों, आज वन वैल्यू वन वोट की जगह बहुत सारे नारे आ गए हैं, जैसे वन वोट वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन कलर, वन नेशन वन ट्रेड और वन नेशन वन पार्टी और वन नेशन वन वोटर लिस्ट। आजकल वन वैल्यू वन वोट को दरकिनार किया जा रहा है, आजकल ये आ गया है। तो अभी इस पर चलने की बात कही जा रही है। तो अगर हम देखें तो इन चीज़ों में ये भी एक हमें उलझाने की कोशिश है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समानता पर और समानता की संस्कृति पर, लेकिन जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें समानता की संस्कृति के अलावा एक और संस्कृति विकसित हो रही है और वो है समरसता की संस्कृति। समरसता की संस्कृति, समानता को डाइवर्ट करके समरसता की संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। और समरसता क्या है, ये आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं वो चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि समरसता जो है वस्तुतः ये एक समरसता का जो मतलब है वो हार्मनी कहा जाता है। इसको इक्वलिटी नहीं कहा जाता है। समरसता मीन्स हार्मनी, जबकि समानता का मतलब होता है इक्वलिटी। तो ये समरसता जो है ये दो भिन्न चीज़ों को या दो भिन्न विचारों के बीच परस्पर द्वंद्व ना हो, बल्कि दोनों एक दूसरे के अपने अपने दायरे में रहते हुए दोनों के विचारों का और दोनों के वजूद का सम्मान करें, यही समरसता है, ये समरसता है। जबकि समानता जो है वो विचारों के अतिरिक्त व्यक्तियों के मध्य भी समानता स्थापित करती है और वो राजनीतिक समानता स्थापित करती है, आर्थिक समानता स्थापित करती है और सामाजिक समानता भी स्थापित करती है। लेकिन समरसता जो है मात्र विचारों तक सीमित है और यही बेसिक अंतर है जिसके कारण ये समरसता की संस्कृति का विकास किया जा रहा है और समरसता को दरकिनार किया जा रहा है। अब साथियों, यहाँ पर ये बात है कि ये चीज़ें क्यों बार बार कही जा रही हैं, क्यों लोग बार बार इस चीज़ को समरसता की बात करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समरसता के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, समानता के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकती? ये सोचने की चीज़ है। और एक दल विशेष के द्वारा, सरकार के द्वारा और यहाँ तक कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा भी बार बार समरसता का शब्द उजागर किया जाता है, समरसता की बात कही जाती है, समरसता की बात को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समरसता भी दो प्रकार की है, एक हिंदू धर्म के भीतर है और एक हिंदू धर्म के बाहर है। हिंदू धर्म के भीतर की समरसता जो है उसमें जातिवाद है, ब्राह्मणवाद की स्थापना है, मनुस्मृति की स्थापना है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। और हिंदू धर्म के बाहर की जो असमानता है वो हिंदू मुसलमान करना है या परस्पर अन्य धर्मों के बीच विभेद करना है। तो ये सारी चीज़ें उभर करके सामने आती हैं जिन पर चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी साथियों, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि समय भी हो गया। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया था कि हमें अब ये ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो सोच एक बदलती जा रही है, पहले हमारी सोच थी अनेकता में एकता, लेकिन अब एक सुनियोजित साजिश की जा रही है कि हमें एकता की जरूरत नहीं है, हमें एक रूपता की जरूरत है। हम सबको एक रूपता में ढालें, इसीलिए वन वैल्यू वन नेशन के स्थान पर वन इलेक्शन, वन नेशन, वन एजुकेशन, वन नेशन, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो हमें इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और इसको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। चमड़िया साहब ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में अपनी बात को कही थी
और उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात को कहा था और अमित शाह साहब ने भी अपनी बात को कहा था। मैं आपको एक सिद्धांत है ग्रामसी का वर्चस्वता सिद्धांत, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ग्रामसी जो है उन्होंने वर्चस्वता के सिद्धांत पर, हेजीमनी के सिद्धांत पर एक बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। वर्चस्वता अर्थात हेजीमनी का सिद्धांत को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर वैचारिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही वर्चस्वता या हेजीमनी है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर वैचारिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही वर्चस्वता या हेजीमनी है। यह प्रभुत्व या वर्चस्व बनावटी सर्वसम्मति द्वारा सामाजिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संरचनाओं में निहित तत्वों के माध्यम से किया जाता है। ग्रामसी के अनुसार पूंजीपति समाज की प्रमुख संस्थाओं, जिसमें धार्मिक, न्यायपालिका, शिक्षा, मीडिया इत्यादि शामिल हैं, के द्वारा ऐसे विचारों एवं विश्वासों को प्रोत्साहित करता है जो शासक वर्ग को लाभान्वित करता है। इस संदर्भ में ग्रामसी ने शोषित उत्पादक वर्ग को सावधान करते हुए कहा था कि अगर शासक वर्ग की वर्चस्वता को तोड़ना है, यानी समानता की संस्कृति को स्थापित करना, तो क्या करना होगा? अगर शासक वर्ग की वर्चस्वता को तोड़ना है तो शोषित वर्ग की वैकल्पिक वर्चस्वता स्थापित करनी होगी। इसके लिए उन्हें सामाजिक मूल्यों, संरचनाओं तथा संस्थाओं को अपने दृष्टिकोण से विश्लेषित और खंडित करना होगा। तो साथियों, मैं इसलिए इस लाइन को पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि हमें वैकल्पिक वर्चस्वता को कायम करना है और इस पर चिंतन की ज़रूरत है और इस पर चिंतन के बहुत सारे तरीके हैं जिसे हमें आगे बढ़ाना है। और जो विचार आज आए हैं ये इस जो वैकल्पिक वर्चस्वता शोषितों की है उसको स्थापित करने में निश्चित तौर पर हमारे लिए मदद करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।